सभी एग्जाम्स में, चाहे अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी या अदर स्टेट एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं छोटे छोटे प्रश्न, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, वो सारे प्रश्न आपको बताऊंगा। और इस क्लास में से, 1 घंटे की इस क्लास में से सारे ही पांचों के पांचों प्रश्न इंडिया पॉलिटी के आपके हूबहू छप जाएंगे। जो पेपर में छपे हुए हैं वो मुझे दिख रहे हैं कि इस पीपीटी में से आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले आशीर्वाद ले लीजिए, अपने इस चैनल को जितने साथी जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पड़ोसी का भी फोन लेकर सब्सक्राइब करवा दीजिए। मेरा आशीर्वाद सबके साथ है, ठीक है। बढ़िया पेपर होगा, शानदार पेपर होगा। हम स्टार्ट करें। 1 घंटे की क्लास होगी। ये नोट्स आप लोगों को 1 घंटे में मैं कराने वाला हूं। भारतीय संविधान सभा के गठन का अगर पहला विचार अगर पूछे तो सबसे पहला विचार आप लोगों को याद रखना है। मैं सिर्फ मेन पॉइंट है वो हाईलाइट करूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे प्रथम विचार आपसे पूछे तो प्रथम विचार आपका 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज विधेयक आया था, उसमें संविधान सभा की मांग थी कि भारत का खुद का स्वयं का राज, उसमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था भाई? तिलक 1920 के अंदर इनका निधन हो गया था, तो इनके जो विचार ऐसे उग्र स्वभाव के थे तो उन्होंने कहा था, ठीक है। तो सबसे पहले तिलक याद रखो। उसके बाद अगर गांधी जी पूछ ले तो 1922 में गांधी जी याद रख लो। फिर नेहरू रिपोर्ट है जो 1928 की है, उसमें कहा था कि भारतीय लोगों के द्वारा भारत का संविधान तैयार हो। ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा की सबसे पहली मांग कब की गई थी? एक अच्छा प्रश्न आता है, किस व्यक्ति द्वारा? हाँ, सबसे पहली बार। बहुत प्यारा। एडमिट कार्ड आज ही आएंगे, रुक जाओ मैं बता दूंगा। एडमिट कार्ड आते ही लाइव आ जाना, मैं बता दूंगा। एमएन रॉय वाला प्रश्न है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पहला व्यक्ति कौन था उसमें, हालांकि संविधान सभा की व्यक्तिगत मांग, ये अच्छा प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक वाला भी याद रखना, लेकिन ऑप्शन में आपका एमएन रॉय दिखेगा। सिर्फ उस समय एमएन रॉय को ही आप सही करोगे। किसको सही करोगे? एमएन रॉय। एमएन रॉय ने 1934 के अंदर कहा था, है ना, व्यक्तिगत रूप से इसकी मांग की थी, ये याद रखिएगा। बाकी वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कांग्रेस वाला, लखनऊ अधिवेशन वाला, नेहरू, पंडित नेहरू के द्वारा 1938 में, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ये सब छोड़ सकते हो। क्रिप्स मिशन में भी हमें कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। और कांग्रेस विशेषज्ञ समिति जो 1946 की है, उसने भी संविधान सभा का मसौदा तैयार किया था। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैबिनेट मिशन। एमएन रॉय याद रखना, फिर कैबिनेट मिशन याद रखना। दूसरा, माइंड मैप ऐप डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओ। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 13 और 14 फ्री है सभी बच्चों के लिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के। वो टेस्ट हैं वो आप लोग अटेम्प्ट कर लेना फ्री में। आज मैं सारे नोट्स डालने वाला हूं। इंडिया हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम में डालूंगा। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे ब्लू कलर का दिया हुआ है, आप लोग फटाफट ज्वाइन करो टेलीग्राम। ये देखो, इस वीडियो के नीचे एक लिंक पिन किया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आप लोगों को आज सारे नोट्स देना चाहता हूं। आज 12 तारीख हो गई, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 7 दिन, 1 सप्ताह बचा है, बस पढ़ लीजिए। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का जो हम कहें अगर का निर्माण, सो संविधान सभा का जो निर्माण है वो किसकी वजह से हुआ था, ये किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो वो है आपका संविधान सभा के गठन की कैबिनेट मिशन, है ना। संविधान सभा के गठन की ये हम जनक कह सकते हैं भीमराव अम्बेडकर। अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप ये याद रखना कि संविधान सभा का गठन किस संस्था की सिफारिश पर किया गया, तो ये आपको याद रखना है आपका कैबिनेट मिशन 1946 का। बस इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। कैबिनेट मिशन याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। ये ऑप्शन में आएगा। कैबिनेट मिशन आपसे आएगा। कब का है? 24 मार्च 1946 को 3 सदस्य भारत आए थे, है ना। अब अंग्रेजों के हाथ में राज रहने वाला था नहीं। उस समय क्या हुआ कि उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा भारत, बोले कि भारत को हैंड ओवर कर दो इनको। तब 24 मार्च 1946 को भारत आता है, भारत के संविधान सभा के गठन की बात करता है। इसके 3 सदस्य है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कैबिनेट मिशन जो भारतीय संविधान सभा का हम कह सकते हैं जनक है, जिससे उत्पत्ति हुई, कह सकते हैं सिफारिश हुई, उस सिफारिश को इंप्लीमेंट किया गया, तब संविधान सभा बनी और उस संविधान सभा से हमारा संविधान तैयार हुआ था। तो उसमें हम कहें तो जॉर्ज पैथिक लॉरेंस है ना, ये लॉरेंस है वो आपके कैबिनेट 1946 उसका हेड था लॉरेंस।
है ना। दूसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, फिर है एवी अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस। तो लॉरेंस LKA, लॉरेंस ऐसे याद रखो, LK और A। हाँ, लॉरेंस था LK, लुक का, तो याद रहेगा सभी को। 1946 मई 1946 का कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत मैं इस पूरी क्लास में से आपको 15-20 बार बोलूंगा, वापस बोलो वापस बोलो, तो आप लोग मेरे साथ साथ वापस बोलोगे, वही प्रश्न एग्जाम में आएंगे और तुम एग्जाम हॉल में बैठे बैठे मुझे याद करोगे, अरे गुरु जी की तो आवाज हमारे दिमाग में गूंज रही है ना, कि वो क्लास के अंदर सर ने कहा था प्रश्न आएगा, है ना, और ये प्रश्न आ गया। लो चलो अब देखो यहां पर सदस्य, सबसे पहले शुरुआत में संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है। शुरुआत में संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, 389। अब 389, 400 में 11 ही कम है, लेकिन इन 389 में तो ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र थे उसमें से 296, देसी रियासतों का पूछे तो देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या 93 थी। देसी रियासतों की कितनी थी, 93। ब्रिटिश प्रांत थे, वहां से हो गए 11। इस प्रकार से ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये आप लोगों को इस तरह से पूरा याद रखना है। अब मुख्य आयुक्त के जो क्षेत्र थे, जो सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र थे, उनमें हम बात करें, केंद्रीय जो क्षेत्र है अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 है वो आपका केंद्रीय क्षेत्र हुआ करते थे उस समय के। एक बहुत प्यारा प्रश्न जो पूछा जाता है, संविधान सभा का गठन तो किया गया और उसमें जो सदस्य भेजे जाते थे, सीटों का जो आवंटन किया गया था, संविधान सभा ही क्या थी, एक प्रश्न आता है, आजादी से पहले की संविधान सभा ही आजादी के बाद में क्या बन गई, भारत की, बोलो क्या बन गई, संसद बन गई। तो आज भी संसद के सदस्य, लोकसभा के, राज्यसभा के, उनका इलेक्शन होता है कि नहीं होता है, हाँ गुरुजी हुआ है, चौकी बात है। तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों का जब निर्वाचन किया गया था वो किस बेस पे हुआ था, तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो इस बेस पे हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, मतलब प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। जनसंख्या के अनुपात में प्रति 10 लाख, हर एक 10 लाख के क्षेत्र में परिसीमन नहीं होता है आज भी, तो परिसीमन किया जाता है इलेक्शन के टाइम में, है ना, तो उससे एक मेंबर है वो आपका MP है वो इलेक्ट होकर के जाता है। तो वो 10 लाख पर एक मेंबर गया था, 10 लाख पर एक गया था संविधान सभा में। धार्मिक समूह की बात करें तो ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 213 तो सामान्य थे, मुस्लिमों की सीटें हैं वो 79 थी और सिखों के 4 सीट थी। तो छोटा सा याद करना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। यहां पर चुनाव की पद्धति क्या थी, देखो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, है ना, एकल ब्रिटिश प्रांतों की बात करें और ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र है उनके लिए एक तरह से ये अप्रत्यक्ष चुनाव आप कह सकते हो, वहां पर ये इस तरीके का चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव जिसे आप कह सकते हो, डायरेक्ट जनता के द्वारा वो था नहीं। देशी रियासतों की बात करें तो उनके प्रतिनिधियों का मनोनयन रियासतों के हेड की परामर्श से किया गया था। तो देशी रियासतों का, ब्रिटिश प्रांतों का, और स्वरूप है वो, अब आपसे कहे कि सर संविधान सभा जो बनी थी उसमें सारे ही निर्वाचित थे क्या, तो सारे निर्वाचित नहीं थे, आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित, तो दोनों तरीके से मनोनयन और निर्वाचन दोनों था। चुनाव जो आपके हुए थे संविधान सभा के लिए, पहला प्रश्न आता है संविधान सभा के जो चुनाव है वो कब होते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव सबसे पहले ध्यान रखना, बड़ा अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के लिए प्रथम बार चुनाव आपका जुलाई 1946 के अंदर, जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल था। कांग्रेस को 208 सीटें मिली है, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे दलों को 15 सीटें मिली थी। और आजादी के बाद भी कांग्रेस सबसे बड़ा दल था और पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिलती है जब पहली बार संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए थे। और देखो गांधी जी ने तो जब बात कही तो ये कहा था कि कांग्रेस तो देश को आजाद कराने के लिए बनाई गई संस्था थी, लेकिन इसको राजनीतिक दल बनाने के पक्ष में मैं तो नहीं हूं। लेकिन गांधी बाबा तो फिर उनका तो कह सकते हैं कि देवलोक गमन हो गया था देश की आजादी के साथ ही,
तो ये ध्यान रखना है। तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली है। इलेक्शन कब होते हैं? संविधान सभा के लिए इलेक्शन होते हैं 1946। अब आगे देखो, पुनर्गठन कब होता है? वापस से पाकिस्तान के प्रतिनिधि नहीं रहे उस समय। एक प्रश्न ये है, जिन्ना ने कहा कि मैं नाती का वाड़ा है, मैं तो नानी के घर जाऊंगा, धको देर बारह काटो इन। तो फिर जिन्ना को भेज दिया गया पाकिस्तान। जिन्ना अपने सदस्यों को लेके पाकिस्तान चला गया। ठीक है भाई, चलो जा, है ना, यहां कौन सी कमी हो रही है, चले जाओ तुम, दरिया है बाहर तो समंदर है, उसमें छोटे मोटे दरिया आते रहते। तो वो जो चला गया यहां से, जो बात करें जिन्ना अपने मेंबर्स के साथ, तो ठीक है। उस समय जो 389 थे उसमें से सीटों की संख्या ये घट करके 299 रह गई। ये आपको याद रखना है। विभाजन के बाद में सीटों की संख्या, जब जिन्ना को धकोदेर बारकाट निकाला गया, उस समय सीटों की संख्या कितने थे? उस समय सीटों की संख्या कितनी थी? उस समय 299 थी। आपको याद रखना है। कांग्रेस की बात करें, उसके पास 82% सीटें थी। ब्रिटिश भारत 229 सीटें थी। देसी रियासतों के पास 70 सीटें थी। टोटल यहां पर है सीटों की संख्या 299, आप लोगों को याद रखना है। अब आगे बात करें अनुसूचित जाति कैटेगरी, ये नॉर्मली याद रख लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा के अंदर टोटल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? फीमेल्स की संख्या हम बात करें टोटल 15 थी। कितनी थी? 5 × 3, 15 महिला सदस्य आपके संविधान सभा में बैठी थी। ठीक है, आया है प्रश्न, अभी पूछा था भाई, याद कर लो। अब कौन कौन सी थी वो तुमसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, वो बड़े एग्जाम से पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS प्री वगैरह। फोर्थ ग्रेड में पूछ लेंगे तो फिर उन एग्जाम की, है ना, तौहीन हो जाएगी, है ना, चिंता ही मत करो। उसमें आपका सरोजनी नायडू वगैरह ये हो गए। राजस्थान से कुल सदस्य है वो आपके 12 हुआ करते थे। तो संविधान सभा जो बनी थी उसमें राजस्थान से कितने गए थे? 12 सदस्य। और 12 में से एक जो आपका सेंट्रल प्रोविंस सेक्टर था अजमेर मेरवाड़ा, यहां से एक मेंबर था और बाकी देशी रियासतों से 11 लोग थे। अब यहां हम बात करें कि राजस्थान के सदस्यों की संख्या 12, ये आपको याद रखना। अब ये ध्यान रखिए, मुकुट बिहारी लाल भार्गव है वो आपके अजमेर मेरवाड़ा से। कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना इसको। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव है वो एकमात्र सदस्य थे जो सेंट्रल प्रोविंस अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में एक ही था। तो राजस्थान से कितनी सीटें? 12, याद रहेगा। ओके मदन सर, रॉक स्टार, ये रॉक स्टार क्या होता है बेटा? आ जाओ, मैं पढ़ाई से मतलब रखो। पहला राजस्थानी हस्ताक्षर करता। अब ये कई बार प्रश्न आ जाता है। हाँ, सुपरस्टार रॉक स्टार मत बढ़ो। पहला राजस्थानी जिसने हस्ताक्षर किया था वो बलवंत सिंह मेहता थे, उदयपुर के। उद्देश्य प्रस्ताव आपके पेपर में मैं फिर से बताऊंगा। आपके पेपर में ये प्रश्न आएगा। आपके पेपर में ये वाला प्रश्न आएगा। कौन सा वाला आएगा? ये पूछा जाएगा आपसे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया और कब प्रस्तुत किया गया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में क्या कहा गया। ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया, स्वीकृत किया गया। और संविधान की प्रस्तावना बाद में ये क्या बन गया था? भारतीय संविधान की प्रियम्बल बन गया था, प्रस्तावना बन गया। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है ये इसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, है ना, ऐसा राज्य बनाने के लिए आज अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी एक फोटो दिखाऊंगा प्रस्तावना की, वहां से एक प्रश्न तो पक्का है पेपर में। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव याद रखना 13 दिसंबर को स्वीकार लाया गया था संविधान की 30वीं बैठक के अंदर, और 22 जनवरी को स्वीकार किया गया। 46 में लाया गया, 47 में अगले महीने स्वीकार किया गया। NG रंगा है वो अल्पसंख्यक राष्ट्र की व्याख्या, अल्पसंख्यक राष्ट्र की व्याख्या आर्थिक आधार पर बल देते हैं। छोड़ो इसको। अगला जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पेपर में छप चुका है, मैं बताता हूं, लिखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों।
कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है वर्तमान संसद भवन के अंदर। हालांकि अब तो संसद भवन नया बन गया। तो हम यहां पर बात करें तो वो 207 सदस्य उस समय उपस्थित थे। एक प्रश्न ये आता है कि जब 9 दिसंबर को बैठक हुई थी ना, पहली बैठक, तो सदस्य सारे इकट्ठे हुए थे। अब बोले कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो भाई सच्चिदानंद जी सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो यह ध्यान रखना, अस्थायी थे, परमानेंट नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो दूसरी बैठक दूसरे दिन वापस, सच्चिदानंद सिन्हा जी तो जो है ना आनंदित हो गए थे कि भाई मैं तो अध्यक्ष बन गया संविधान सभा का। लेकिन वापस 1946 चल रहा, अभी भी याद रखना, 47 मत कर देना। यह 1946 11 दिसंबर 1946, अगले 2 दिन बाद में वापस बैठक होती है। दूसरी बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष हमें मिल गए थे और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति यहां पर स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। जस्ट 2 दिन बाद में जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है। पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर को। प्रथम बैठक लिखा हुआ है यहां पर, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष और बाद में स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी। अब संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां थी। यहां से भी एक प्रश्न बनता है, संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां थी, सबने मिलकर के काम किया है ना, खूब काम किया है, अच्छा प्रश्न है। 8 समितियों में जब भी आपको संघ मिले राज्यों के लिए समिति, इन सभी के जो हेड है ना, नेहरू जी करना है, संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति और प्रांत राज्यों के लिए समिति। तो राज्यों के लिए ये आपके नेहरू जी हो जाएंगे, राज्यों के लिए भी नेहरू जी हो जाएंगे। लेकिन प्रांत की जहां कहीं भी बात हो वहां पर प्रांत से पटेल, कस्तूरी देवी, ये सब तो आता है। तो बेटा बता, संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे? हाँ, पहला वाचन कब हुआ था? बेटा सरल प्रश्न देख करके तुम लोग है ना फूल मत जाना, तुम लोग खूब फलो लेकिन फूलो कभी नहीं। पेपर सरल आएगा लेकिन 30-40 प्रश्न सोचने पड़ेंगे आप लोगों को। वहां अगर गलती कर दी ना, देख लेना, कान पकड़ के सबको, कान के अंदर छोटा सा कंकर डाल के यूं कान है ना, गुरुजी जो करते थे बचपन में वैसे करूंगा। चलो आगे आ जाओ। तो यहां पर संघ है और राज्यों के लिए नेहरू जी आ जाएंगे। संघ और राज्यों के लिए नेहरू है। लेकिन जब भी प से प्रांत आए, जब भी आपका प्रांत आए, याद रखना, जब भी प्रांत आए उस समय आप लोग क्या करोगे? प्रांत से पटेल करोगे, पी से पटेल, पी से प्रांत करोगे। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की जहां कहीं भी बात है वहां पर भी आपके कौन से हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हो गई 5 समितियां, तो क्लियर है। प्रारूप समिति तो समझ लो तुम्हारे पेपर में छप गया। अब वो कौन सी देवी थी जो भी बच्ची कमेंट करी थी, बालिका थी एक महिला थी, आई डोंट नो, सभी तैयारी कर रहे हैं, छोटे से लेकर 18 साल से लेकर के 40-45 साल तक सब तैयारी कर रहे हैं। आधे मेरे से छोटे हैं, आधे मेरे से बड़े हैं। तो मेरे सभी दोस्तों, अब बताओ यहां पर प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जो कह रहे थे ना सरल है सर, पेपर तो घनी सरल है, तो सरल वालों को रिस्क है, सरल वालों को थोड़ी सी रिस्क है। तो बताओ प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव जी अंबेडकर थे। प्रश्न एग्जाम में आएगा। प्रारूप के अंबेडकर जी हैं। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और प से प्रांत के पटेल हैं। राज्य और संघ वाले के नेहरू जी हैं। प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया के पटेल मत कर देना, प्रक्रिया के राजेंद्र हैं और संचालन के भी राजेंद्र जी हैं। प्रक्रिया का संचालन करो, प्रक्रिया का क्या करो? संचालन करो, प्रक्रिया का संचालन करो, प्रक्रिया का संचालन करो। यह प्रश्न पटवारी के पेपर में पूछा था। कौन सा वाला सर? ए वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न पटवारी के पेपर में पूछा गया था। अधीनस्थ बोर्ड है वही अधीनस्थ बोर्ड जो तुम्हारा अभी 4th ग्रेड का पेपर पूछा जा रहा है। तो पटवारी पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि संचालन समिति के हेड कौन थे? हाँ, 7 सदस्य थे 29 अगस्त 1947 को। वेरी गुड। तो ये तो मैंने आपको को बार बार बताता हूं, 29 अगस्त 1947, और इसमें 7 सदस्य थे, बाद में 2 सदस्य चेंज हो गए थे, याद रखना, ठीक है, स्वास्थ्य कारणों की वजह से। संचालन और प्रक्रिया के कौन? राजेंद्र जी। प्रांत के और मूल अधिकार के अल्पसंख्यकों के कौन? पटेल जी।
राज्य और संघ वाले के हेड कौन? नेहरू जी। 8 समितियां याद होगी, बैठे बैठे याद। इसलिए तो कहते हैं कि टीचर जब बोलते हैं ना उसको याद, उससे याद होता है। किताबें पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक हो। वीडियो कोर्स पढ़ लो तुरंत सिलेक्शन हो। ऑडियो वीडियो माध्यम से, दृश्य श्रव्य माध्यम से जब पढ़ते हो सब दिमाग में छप जाता है। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947, 7 सदस्य थे, याद रख लेना। अभी जो बताया उसमें गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, म से मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर माधवराव बी.एल. मित्तल, कृष्णमाचार्य की जगह है, उनकी मृत्यु पर मनोनीत होते हैं। और फिर कृष्णमाचार्य है वो खेतान की मृत्यु पर आते हैं, तो माधवराव और कृष्णमाचार्य आते हैं। टोटल 7 सदस्य है, आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर संविधान की हम प्रस्तुति की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी। गुरु जी ना, इंडिया रामबाण अभी आने वाली 10 दिन में, थोड़ा माफी चाहता हूं, अभी 4th ग्रेड पर बात करेंगे, आने वाली है ना। आप थानेदार पेपर की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो आने वाली किताब। प्रस्तुति है वो संविधान को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था? देखो हम बात करें 21 फरवरी 1948 को गजट में प्रकाशित होती है। हम बात करें जो है प्रस्तुति होती है हमारे संविधान जो तैयार हो रहा था उनके संबंध में, नवंबर 1948 को संविधान सभा में इसे प्रस्तुत किया गया। प्रारूप जो तैयार किया गया था उसका बार बार वाचन किया जाता है। जो वाचन है वो आपका 3 बार किया गया। हर प्रावधान वाद विवाद के बाद ही पास किया गया। एक प्रावधान बिना वाद विवाद के हुआ था, वो सार्वभौमिक मताधिकार है, उस पर कोई वाद नहीं हुआ था। तो ये आपके प्रारूप समिति के बारे में था। अनुच्छेद ज्यादा नहीं पूछेंगे, जो पूछेंगे वो मैं बता दूंगा। संविधान का अंगीकरण, ये आपके 4th ग्रेड की 6 पारियों में से 4 पारी में पेपर में छप चुका है, याद रखिएगा। और मेरी जीवा पर मां सरस्वती का विराजमान है, और 4 पारी में आ गया तो फिर ये मत समझना कि मेरी अधीनस्थ बोर्ड के साथ कुछ है। मेरे अधीनस्थ बोर्ड के साथ अगर कोई सेटिंग है तो वो सब मेहनत की सेटिंग है, सारी मेहनत की, ठीक है। हो जाता है कई बार कह देते तो संविधान अंगीकरण है वो आपका कब? देखो अंगीकरण करना, अपनाना एक ही बात है। अंगीकरण करना, अधिनियमित करना, आत्मार्पित करना, या इसे एक शब्द कहते हैं संविधान को अपनाया कब गया था। तो संविधान को जो अपनाया गया था आज 26 नवंबर 1949, ऐसा प्रस्तावना में लिखा हुआ है। 26 नवंबर 1949, कहां 46 में संविधान सभा बनी थी। 11 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, और 26 नवंबर को अपनाया गया। खूब टाइम लगा भाई, और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो ये चीजें ध्यान रखनी, ये अपनाया गया था। लेकिन संविधान दिवस आप सभी को पता ही है, और इसकी थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये अभी पूछा गया है पटवारी के पेपर में, क्या है थीम संविधान जो है संविधान दिवस 2024 की थीम क्या है बताओ। ये प्रश्न भी एग्जाम में अभी पूछा गया था पटवारी के अंदर। संविधान दिवस, हमारा संविधान हमारा गौरव, संविधान दिवस 2024 26 नवंबर को मनाया गया। इसकी थीम है वो आपसे पूछी गई थी पटवारी की पेपर में, हमारा संविधान हमारा गौरव, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, संविधान हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान। ये क्या है कि मुझे याद आ जाते वो क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता क्योंकि अभी ये थीम पूछी गई थी। तो 2015 से 26 नवंबर को हर साल किस रूप में मनाया जाता है? हाँ, 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस के रूप में। तो 15 से आप गिन लो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 9 संविधान दिवस अभी तक हम मना चुके हैं। 9 संविधान दिवस मना चुके। तो 9वें संविधान दिवस की थीम ये थी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, क्योंकि सर से थे, थोड़ा मैच करके देखो। अंबेडकर जी को महात्मा गांधी की सलाह पर है वो केंद्रीय विधि मंत्री बनाया गया था। अधिनियमित करना आपको याद रहेगा। प्रारूप तैयार करने में 3 वर्ष का समय लगा। लागू करने की तिथि, भारत का संविधान है वो आपके पूर्णतः हम बात करें तो पूरी तरह से तो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, लेकिन कई सारे प्रावधान ऐसे थे तो 26 नवंबर 1949 को जब हम बात करें कि संविधान को अधिनियमित कर दिया गया, आत्मार्पित किया गया, उस समय कई सारे प्रावधान है वो लगभग 10 से 15 के बीच में
लागू कर दिए गए थे। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पूरी तरह से। तो 26 जनवरी को ये अंतर आना चाहिए, है ना, संविधान अंतर आना चाहिए भाई, कई सारी चीजें हैं। अब एक प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, मैं देख रहा हूं पीछे के पेपर्स के अंदर, इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा है, इस तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त से कुछ दिन पहले, 24 जनवरी 1950 को जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान स्वीकार किए गए थे, इस दिन अंतिम बैठक हुई थी। अच्छे अच्छे प्रश्न है जो एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे, है ना। तो क्या होता है, करण कह रहा है कि 6 पारी में 90% मिला दोगे। मैं 90% से ज्यादा मिलाऊंगा, 90% तक तो प्रश्न कठिन से पेपर होता है ना आरपीएससी का, उसमें मिलाता हूं। सेकंड ग्रेड हो गया, आरएस प्री हो गया, आपके पेपर में तो बस 2-4 क्वेश्चन का मैं नहीं कहूंगा, बाकी सारे ही मिला दूंगा, 120 में से 115 तक भी। तो 24 जनवरी को लास्ट बैठक होती है, उस दिन आपका राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, और राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण मन, जन गण मन, जन गण मन, रविंद्रनाथ जी टैगोर साहब। ये तो आपको याद रखेगा, कई सारे बच्चों में है ना कंफ्यूजन बचपन से घुसा हुआ है। टैगोर ये है। राष्ट्रगीत तो गीत है आपका वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, यहां हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये आप लोगों को थोड़े याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब अपनाए गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए। एक अंतरिम जो सरकार है ना, उसके हेड कौन थे, यह प्रश्न भी आता है, तो नेहरू जी थे। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता अधिनियम। भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 वाला, उस अधिनियम के तहत हमें आजादी मिली थी और संविधान सभा को पूर्ण संप्रभु और पूर्व ब्रिटिश कानून बदलने, संशोधन करने, रद्द करने का अधिकार ये सब दिया गया। 1947 के अधिनियम के तहत जब हमें आजादी दी गई, हैंडओवर की गई आजादी, तो ये 1947 के अधिनियम पारित करके दी गई। हाँ, इस क्लास के 100 क्वेश्चन भी करा दूंगा 1 घंटे के अंदर, टेंशन ही मत लो। पहले ये पढ़ लेना नोट्स, 5 में से 5 सही करके आओगे, कसम है तुम लोगों को मेरी। संविधान सभा है वो आपका संविधान निर्माण प्लस अंतरिम संसद के रूप में काम किया था उसने, बाद में संसद बन गई थी। अध्यक्षता संविधान सभा की राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। अंतरिम संसद है वो अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। और ये परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि अपने प्रथम लोकसभा स्पीकर भी थे, प्रथम लोक सभा के अध्यक्ष पूछे आपसे, तो ये याद रखना, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और अंतरिम संसद के भी उस समय ये हेड थे। तो संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, क्योंकि वो स्थायी अध्यक्ष थे, हम सब जानते हैं। और संविधान सभा ही बाद में संसद बन गई थी। अंतरिम संसद की बात करें तो ये आपके 17 नवंबर 1947 से लेकर के 52 तक अंतरिम संसद चली थी। एक अच्छा प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपके संविधान पर अंतिम रूप से जो है वो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, अंतिम रूप से कितने लोगों ने आपके हस्ताक्षर किए थे। तो 284 लोगों ने संविधान की 3 मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे। 284। अब एक छोटा सा प्रश्न, कुल सत्र 11 सत्र आयोजित किए गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है पहली बैठक हुई थी, गठन हुआ था, पहली बैठक हुई थी। और 26 नवंबर को संविधान बनकर के तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन 15 दिन 21 दिन देकर तुम्हें कंफ्यूज किया जाएगा, तुम कंफ्यूज होना मत। इसमें 114 दिन तो प्रारूप पर विचार हुआ, 166 बैठकें हुई, 64 लाख का खर्चा आया। अंतिम बैठक आपसे पूछा जाएगा, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ये आपकी अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। तो इसलिए कहता हूं पूरे साल जम के पढ़ो ताकि लास्ट 7 दिन में मेरे नोट्स तुम्हें समझ में आ जाए, है ना। तो ये गलती कभी मत करना कि तुम अंतिम 7 दिन में बोलोगे गुरुजी 4th ग्रेड में चलो मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, आगामी रीट है, लैब असिस्टेंट है, 2nd ग्रेड है, थानेदार का पेपर है, तो जम के पढ़ो ऐप के अंदर।
11 सत्र, 2 वर्ष 11 माह, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। अब देखो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद वगैरह थे, ये प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है, टोटल मूल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। वैसे वर्तमान में जो अनुच्छेद 395 मूल अनुच्छेद तो 395 ही है, लेकिन उसके अंदर अनुच्छेद वगैरह और जुड़ करके 450 से भी बाहर चले गए हैं, लेकिन आपको मूल 395 याद रखना है। अनुसूची अभी 12 हो चुकी है, मैं उनके ऊपर बात करूंगा। और प्रस्तावना को लास्ट में शामिल किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट के अंदर इसे 12 खंडों में इसका प्रकाशन है। एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना आपके 6 पारियों में से 2 से 3 पारी में ये पेपर प्रश्न छप चुका है, याद कर लीजिएगा। क्या है सर प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना कहते हैं, इसमें से एक प्रश्न यह आएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन यानी अमेंडमेंट किया गया था वो 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत कब किया गया था? 1976। 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत नए शब्द जोड़े गए, कई सारे नए शब्द जुड़े थे। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, इंदिरा गांधी के समय में। तो 1976 में 3 नए शब्द भारत की संविधान की जो प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। कौन कौन से शब्द थे? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके लोगों, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने, विचार अभिव्यक्ति सबकी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले लोगों को, और सबकी गरिमा, एक राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। तो ये जो शब्द दिए गए ना, एक तो अखंडता वाला है और ये एक समाजवादी और पंथ निरपेक्ष वाला। ये प्रश्न इतने पूछे गए हैं, क्या बताऊं, ये तुम्हारे पेपर में छप चुका है ना। वो लिफाफा भले ही बंद हो, लेकिन मैं आंखें बंद करके माँ सरस्वती का ध्यान लगाता हूँ तो मुझे वो वापस वो पेपर में लिखा हुआ जो प्रश्न है वो मेरे आगे से यूं चलने लग जाते हैं, खटाखट 120 के 120 प्रश्न। इसीलिए तो 8-10 मैराथन में वो सारे प्रश्न करवा दूंगा। तो लीगल तरीके से काम करो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। मेहनत इतनी करो कि सारे क्वेश्चन आ जाए। तो भाई समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, भारत किसी भी पंथ को नहीं मानेगा, समाजवादी और जिसमें सभी वर्गों का कल्याण हो, और अखंडता, भारत एक रहना चाहिए। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वीकार किए गए थे। जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसमें जोड़े गए थे। इसको अंग्रेजी में प्रीएम्बल कह सकते हैं। एक प्रश्न यह आएगा कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, मिति माघ से शुक्ल सप्तमी, संवत 2006, विक्रम संवत 2006 में 57 जोड़ लो, 2083 आते हैं, 83 आते हैं ना। 2006 के अंदर विक्रम संवत 2006 विक्रमी संवत है। अच्छा, उस समय विक्रम संवत 2006 था, तो उसके अंदर अभी 80 और जोड़ोगे तो आ जाएगा 1949 के बाद में, तो वो वर्तमान में 2080 के आसपास है। संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। यह भी पूछा जाएगा कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यह प्रश्न हो जाता है। 57 वर्ष तो आगे है, बाकी वर्तमान में इस विषय से कितना आगे है वो जोड़ोगे तो आएगा। तो ये हो गया, एक ये हो गया, बार बार पूछा जाता है। एक अभी प्रश्न बड़ा शानदार पूछा गया कि संविधान कि भारत के जो संविधान को हाथ से किसने लिखा था? 6 महीने लगे थे, जो संविधान के 6 महीने लगे थे, और वो बैठ करके जो है संविधान सभा का जो कक्ष है वहां पर, वर्तमान का संसद भवन, 6 महीनों में उन्होंने लिखा था। तो हाथ से प्रति किसने तैयार की थी? ये प्रश्न अभी आया था पेपर महीने भर पहले ही, बताओ किसने तैयार किया था? चित्रांकन, इसमें 22 चित्र हैं भारतीय इतिहास के, और चित्रकार का नाम याद कर लो, नंदलाल बोस, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत का नाम तो आप जानते ही हो, कृपाल सिंह शेखावत। संविधान सभा के पदाधिकारी में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद जी सिन्हा है, और अस्थायी उप सभापति पूछ रहे हैं तो फ्रैंक एंथोनी थे, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.एस. मुखर्जी थे, उप सभापति फ्रैंक एंथोनी थे, अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद है। तीनों बातें अलग अलग है।
संवैधानिक सलाहकार का एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि सलाहकार कौन था, तो आपके BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, बेनेगल नरसिंह राव, एडमिट कार्ड में बता दूंगा, सब्र रखो। BN राव थे, सचिव वगैरह प्रवक्ता वगैरह छोड़ दीजिए। भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति या कॉपी किसने तैयार की थी? प्रेम से बोलो बांके बिहारी की, प्रेम से बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो से याद हो जाएगा, प्रेम बिहारी जी ने हाथ से लिखा था, है ना। हाथ ऊपर उठा के बोलो, प्रेम से हाथ ऊपर उठा के बोलो, प्रेम बिहारी। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, भले 1-1 लाख की कोचिंग करके भी आ गए हो ना, उन बच्चों को भी ये क्वेश्चन पता नहीं है, ठीक है। ये मत समझना कि 4th ग्रेड समझ करके यूं, है ना, फ्लावर मत समझना है, फायर है ये। यूं मत समझना कि यूं हर कोई कर लेगा। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो किसी ने अगर शिद्दत से पढ़ा है तो उसी को आएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ने वालों को भी नहीं आते, भले कितना ही होशियार हो, ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम से बोलो, हाथ ऊपर उठा के, हस्तलिखित कॉपी। क्लास में तो याद करवाता हूं, इसीलिए तो तुम लोग मेरे को प्यार करते हो, बाकी मेरी शकल कौन सी ऋतिक रोशन से मिलती है। आगे आ जाओ, भारतीय संविधान की विशेषताएं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने भारतीय संविधान को देखा, अभी भी भारतीय संविधान की कई सारी बातें मुझे आपको बतानी है। एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। सिलेबस का जो सेकंड टॉपिक है आपका, वह यह है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। मैं फटाफट बताऊंगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। भारतीय संविधान की विशेषताएं ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इतना बड़ा संविधान किसी ने तैयार नहीं किया जितना हमारे यहाँ। सर इतने बड़े संविधान की क्या खासियत है? अरे भाई 395 तो मूल अनुच्छेद है, उसमें मूल 22 भाग और 12 अनुसूचियां। वर्तमान में हम बात करें 22 भाग है, 12 अनुसूचियां है और 5 परिशिष्ट वगैरह। तो इस तरह से अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना। आंतरिक मामलों में हम क्या है, सर्वोच्च है, इसलिए हम क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जहां पर है वो आपका राष्ट्रपति है, वो गणतंत्र का हेड होता है, तो ये आपके बताया गया है। फिर हमारा संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म की मूल अधिकार में स्वतंत्रता दी गई है और प्रस्तावना में भी कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष स्टेट, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, ये प्रस्तावना में भी कहा है। और मूल अनुच्छेद जो मूल अधिकार जो आपके अनुच्छेद 25 में जो कहा गया है कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता, 25, 26, 27, 28, 29, 30 अभी उनकी बात करेंगे। 25, 26, 27, 28 ये 4 है। ओके। संसदीय प्रणाली है हमारे देश, हम बात करें हमारे यहां पर संसदीय प्रणाली, जहां कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति। तो ये भी प्रश्न आता है। हमारे यहां पर एकात्मकता का भाव भी है और संघात्मकता का भाव है। केंद्र राज्य के अधिकार स्पष्ट हैं। आपातकाल में केंद्र एकरी नागरिकता, ये एकात्मकता की बात है, एकरी नागरिकता। आपातकाल में केंद्र का कंट्रोल और अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे IAS IPS होते हैं तो कहीं भी लग सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो एक उसकी बात हो रही है, ठीक है। और एकात्मक भाव के साथ संघ का भाव भी है। संघ का मतलब जितने राज्य भी है, केंद्र भी है, सब मिलके काम करेंगे, तो आपके यूनियन का भाव भी है। और एकात्मकता जैसे अमेरिका में है कुछ कुछ भाव, वो भी है यहाँ पर। तो संघ और एकात्मक दोनों मिले जुले स्वभाव के हैं हमारे यहाँ पर शासन व्यवस्था। एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी पर लागू होते हैं। वयस्क मताधिकार है कि लकड़ों के लाडे जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं उन सबको वोट डालने का अधिकार दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमारे संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है, जहां पर अनुच्छेद जो आपके हैं 352, फिर आपके अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल जो है आपका 360, ये राज्यों के अंदर लगाया जाता है और ये होता है आपका राष्ट्रपति शासन। ये भी आपके प्रावधान संविधान के अंदर किए गए हैं और ये हो गया आपके वित्तीय आपातकाल। मूल अधिकार नागरिकों के लिए लागू किए गए हैं आपके संविधान के भाग 3 के अंदर। चलो कौन से हैं हम बात बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस में, और मैंने वादा किया है क्लास से बाहर कंटेंट, ये जो कंटेंट है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो संविधान के आपके भाग 3 के अंदर, हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर
आपके अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, है ना, 12 से लेकर के 35 तक आपके मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार कितने हैं सर? अरे भाई 6 मूल अधिकार है। एक 7वां जो था, जो संपत्ति का मूल अधिकार था, वो अब हटा दिया गया है और उसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 क के तहत। तो अब संपत्ति आपका मूल अधिकार नहीं रहा, अब वो एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो अब 6 मूल अधिकार कौन से हैं सर? देखो भाई, पहला मूल अधिकार तो मानव होने के नाते ये हमसे छीने नहीं जा सकते, इसीलिए संविधान के भाग 3 में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो पहला समानता का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। फिर अनुच्छेद 15 के अंदर है आपका धर्म भाषा के आधार पर स्वतंत्रता। फिर 16, फिर आपका 17, फिर आपका 18। तो ये आपका 14 से लेकर 18 तक है, वो आपके समानता की बात है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में प्रश्न आता है कि स्वतंत्रताएं कितनी प्रकार की हैं? तो अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं यहां पर आपसे शामिल की गई है। घूमने फिरने, बोलने की आजादी, लेकिन कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है। यूं नहीं कि भारत को ही गाड़ी निकालनी स्टार्ट कर दो, ना ही जूते पड़ेंगे, फिर वो आपको ले जा करके जेल में बंद किया जा सकता है, देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, बंधनों के साथ में आपको बोलने का अधिकार है। मूल अधिकार भी बंधनों के साथ में प्राप्त है। अनुच्छेद 21 इसमें ही आता है। अनुच्छेद जो 21 है, अभी पटवारी के पेपर में भी पूछा गया था, अनुच्छेद जो 21 है वो क्या है सर? देखो, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। आपके जीवन पर किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। अगर किसी भी तरह का, अगर वायु प्रदूषण भी है अगर आपके ऊपर, है ना, तो वो कई तरह की चीजें, आपके जीवन को खतरा है, कई सारी चीजें हैं, वो अनुच्छेद 21 के अंदर आ जाती है। जीवन का अधिकार वो 21 में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है 19 के अंदर है। ये ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, बता देता हूं। 22 तक स्वतंत्रता है। फिर तीसरा मूल अधिकार है, शोषण नहीं कर सकते आपका, छोटे बच्चों का शोषण वो नहीं हो सकता। बाल श्रम और खतरनाक कामों में निषेध, ये 23-24 में हो गया, शोषण हो गया। शोषण के बाद में अनुच्छेद जो है 25, 26, 27, 28 में धर्म की स्वतंत्रता है। तुम्हारी इच्छा है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी तुम चाहो उस धर्म को मान सकते हो, उसका पालन पोषण, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये 25 से स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर है 5वां जो है वो है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में आप अपनी संस्कृति, शिक्षा संस्थाएं वगैरह इनको बढ़ावा दें, ये सारी बातें हैं। बढ़िया नरेश, धन्यवाद भाई। आगे देखो, अनुच्छेद जो लास्ट वाला है, अब एक परीक्षा में प्रश्न आता है कि आपका मूल अधिकारों की जो आत्मा है ना वो कौन है? मूल अधिकारों की आत्मा, तुम्हारी बॉडी में से तुम्हारी आत्मा निकाल दी जाए तो क्या रह जाए? गुरुजी, खाली शरीर एक वस्त्र है और आत्मा हमारी बॉडी से अगर निकल गई तो शरीर तो एक वस्तु की तरह नीचे गिर के पड़ जाएगा। आज मदन सर जो तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, हाव भाव कर रहे हैं, जितनी उम्र लिखी हुई है तब तक बोल रहे हैं, हाव भाव है, और जिस दिन आत्मा निकल गई उस दिन यूट्यूब पे वीडियो रह जाएंगे। हाँ, भगवान थारी हमारी सबारी उम्र है वो घनी लंबी करे है। चलो आगे बात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, जब तक आत्मा है तब तक सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। तो जब तक मूल अधिकारों के अंदर ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तब तक सब कुछ है, उसके बाद में तो डेड बॉडी है। हाँ, संवैधानिक उपचार, जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की आत्मा माना गया है। लेकिन संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, यह भी लिख लेता हूं, नोट करके, यहां लिख लूं, नोट करके लिखो, संविधान की आत्मा ये किसे कहा गया, कोई बताएगा मुझे? अब वो कौन था जो अभी कह रहा था पेपर तो सर सरल ही आवे है ना, पेपर तो सरल ही आवे सर, पेपर सरल आता है, मुझे भी पता है, लेकिन वहां एग्जाम हॉल में प्रेशर को हैंडल करना और सही उत्तर देना वो एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी है। और दुखेशवनु द्विग्न मन सुखेशु विगत स्प्र वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रोचते। सुख और दुख, प्रेशर और नॉर्मल सिचुएशन में जो स्थिर बुद्धि वाला है वही सक्सेसफुल माना जाता है, वही जो स्थिर बुद्धि वाला है वो हमेशा विजेता बनता है। तो ये प्रस्तावना को कहा गया है।
ये कहा गया है, अंबेडकर ने कहा था प्रस्तावना को। किसको कहा था? तो तुम लोग कैसा दिमाग रखोगे, जैसा गीता में कहा गया है वैसा। ये किसने कहा था? अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। हाँ, तो मूल अधिकार 6 हो गए, और ये छठवां है वो आप इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, इसके तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है, याद हो जाएगा। तो हम कह रहे थे कि हमारे नागरिकों के लिए मूल अधिकार है वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के मूल अधिकार हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स। नीति निर्देशक तत्व जो प्रश्न आता है, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। अब इसमें अनुच्छेद जो 40 है ना वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, अनुच्छेद 51 है तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित हो जाता है। ऐसे याद करना। नीति निर्देशक तत्व इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। मौलिक कर्तव्य एग्जाम में पूछे जाएंगे। नागरिकों के लिए संविधान के भाग इसी 4 के अंदर 4 क जोड़ा गया, और इसी भाग 4 क के तहत एक अनुच्छेद जोड़ा गया, और वो अनुच्छेद है वो आपका कौन सा हो जाता है? अनुच्छेद हो जाता है 51 क। तो अनुच्छेद 51 क के तहत नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य है? नागरिकों के लिए पहले 10 थे और बाद में 11 कर दिए गए। 11 मूल कर्तव्य। एक बात ध्यान देना कि 11 जो मूल कर्तव्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपके भारतीय संविधान के भाग 4 क में कब जोड़े गए थे, मैं इसकी बात करूंगा। ये मूल कर्तव्य है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लिखो इसको, आया है प्रश्न। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के अंदर, 1976 वही 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके तहत इन्हें जोड़ा गया था। पहले तो ये 8 का कह रहे थे, लेकिन बाद में 10 जोड़े गए, और फिर बाद में जो 11वां जोड़ा गया ना, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 86वां संविधान, ये प्रश्न आया है परीक्षा में। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया? अरे 2002 के अंदर, 2002 में। इसमें क्या कहा है सर? इसमें यह है कि हम माता पिता यदि संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के जो टिंगर है ना, उनको यहां पर शिक्षा दिलाओ। राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें, मेरा पर्सनली बच्चों से बहुत जुड़ाव है। जहां मैंने एजुकेशन ली, आज भी जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तो मैं जा नहीं पाता हूँ, पिताजी को भेज देता हूँ, भाई को भेज देता हूँ। बच्चों के लिए मिष्ठान है, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स है, उनके लिए जो ट्रॉफी वगैरह होती है ना, उस टाइप से सांस्कृतिक गतिविधियों में मेरी इच्छा बहुत होती है मैं उनसे मिल के आऊँ, बात करूँ, तो है ना। आवाज़ आ रही? तो ये बच्चों के लिए है, संविधान में भी सोचा गया है। ठीक है, तो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। आवाज़ सही आ रही बेटा? ओके। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपका। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वां। ABCD से भी याद रखोगे तो भी याद हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य 51 क के तहत है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पेपर में छप गया है, समझ लो। आर्टिकल 21A भी है, बहुत बढ़िया। संविधान का अनुच्छेद 21A में भी है आपका, ये वाला देखने को मिल जाएगा, जो आपका 11वां वाला जो है ना, जो शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है, शिक्षा के। ये प्रश्न बार बार आते हैं, तो अनुच्छेद 21A में भी आता है और मौलिक कर्तव्य में भी है। ये बातें आप लोग, समान नागरिक संहिता 44 में है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो आपके 51 के अंदर है। बताओ पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रावधान किस में? बताओ पर्यावरण के बारे में किस नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है? 3-4 ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो मूल रूप से तो 10 थे, और बाद में जो है आपका जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था।
अब आपको याद रखना है कि हम बात करें थी हाँ इसकी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर 2-3 बता देता हूं। एक तो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 है, एक आपका अनुच्छेद 44 है, एक आपका अनुच्छेद 48 है, एक अनुच्छेद 51 है। हम इनकी बात करते हैं थोड़ा सा। 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के बारे में, यह प्रश्न ज्यादा आता है थोड़ा सा ग्राम पंचायतों के बारे में। यह है आपका नागरिक संहिता के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में। और ये 48 है वो आपके पर्यावरण की रक्षा के बारे में। 4 ही बता रहा हूं, बाकी बताने को तो मैं 10 बता दूं, 100 बता दूं। अरे 100 क्या मतलब 100 पेज में पढ़ा दूं। और लेकिन क्या होता है कंटेंट कम से कम में ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए तो आउटपुट है वो ज्यादा प्राप्त होता है। बच्चा कहता है कि वाह सर आपने पढ़ाया था, मजा आ गया, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 51 के अंदर है वो आपके अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात। मैं भी इस बात को मानता हूं कि कम पढ़ाकर ज्यादा क्वेश्चन मिला दूं, तभी मैं अपनी शेखी बगारूं कि मैंने ज्यादा क्वेश्चन मिला है। बाकी दुनिया भर का पढ़ा के वो अच्छी बात नहीं है, उसमें से तो प्रूफ आते ही आते हैं। लेकिन अभी कम पढ़ा, 4th ग्रेड जैसे पेपर में कम पढ़ाकर सारे मिलाएंगे। तो मेरे भाई ये याद रख लेना, अंतरराष्ट्रीय संबंध, ग्राम पंचायत, नागरिक संहिता, पर्यावरण, मूल कर्तव्य है भाग 4 क में है। मूल डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में है और ये 4 क में है। और हम बात करें अपना मूल अधिकार किस में हो जाते हैं? मूल अधिकार अपने भाग 3 में हो जाते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने साथी जुड़े हुए। आज मैंने बड़ी क्लास का प्लान कर रखा है, बहुत सारी, आज और कल में, चिंता मत करो। ये अच्छे प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारा बता दिया, पीछे कुछ नहीं छोड़ा है, अब इससे बाहर कुछ नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए, विश्व शांति के लिए, संपूर्ण शासन व्यवस्था के 2 ढांचे हैं। तो संघवाद की बात यहां पर कही गई है, केंद्र और राज्य की बात। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अनुसूचियों की अगर मैं बात करूं, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में पहली अनुसूची में संघ और भारत के बारे में, अभी मैं एक फोटो के माध्यम से सारा समझाऊंगा। दूसरी के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथी है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 उंगली जब मिलती है तब हम कहते हैं ना संगठन में शक्ति है। तो अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण की बात भाग जो अनुसूची शेड्यूल है भारतीय संविधान की, उस 5वीं में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, परीक्षा में प्रश्न आता है, देखो जो जो प्रश्न आएंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो 3 अनुसूची है भारतीय संविधान की। 7वीं अनुसूची के अंदर जो 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, संघ शक्ति के विषय, संघ के विषय, राज्यों के विषय, और समवर्ती सूची जिसमें स्टेट और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। 8वीं अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है। 8वीं अनुसूची के अंदर भारतीय जो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं। तो जो भारतीय भाषाएं हैं वो आपके पहले मूल रूप से 14 थी और अब 22 हो गई है, 8 और बढ़ गई है, वो 8वीं अनुसूची के तहत है। 7वीं 8वीं इंपोर्टेंट है। 10वीं जिसमें दल बदल लेते हैं, कोई भी नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया। 11वीं और 12वीं इंपोर्टेंट है। 11वीं पंचायतों से संबंधित है, 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित है। इससे ज्यादा इसमें कुछ विषय याद, मतलब ज्यादा याद नहीं रखना है। गांव के विषय आपके 29 और 18 है, वो आपके 9 कम हो गए। शहरों के अंदर थोड़ा सा इसका याद रखिए, है ना। अब संघ सूची के अंदर वर्तमान में 98 विषय है, राज्य सूची में 59 है और समवर्ती में 52 है। अवशिष्ट शक्ति एक आता है कि आपकी ये संसद के पास होती है ना, अवशिष्ट शक्तियों का संसद के पास। 8वीं अनुसूची में कई सारी भाषाएं, ये आपको याद नहीं करनी है। ये जो अभी मैंने बताया था वो आपको ये याद करना यहां पर, है ना। हाँ जी, ये देखिएगा यहां पर। अब देखो भारतीय संविधान की जो अनुसूची है थोड़ी पढ़ लेना, मैं जो जो इंपोर्टेंट करूं वही पढ़ना, बाकी मत पढ़ना। संघ के बारे में प्रथम अनुसूची में है। फिर आप देखोगे 5वीं अनुसूची कई बार पूछ ली जाती है, अनुसूचित जाति जनजाति। 7वीं अनुसूची थोड़ा सा याद रखना, जो शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं और 10वीं, जो 9वीं है वो आपकी, 9वीं छोड़ दीजिए, 10वीं दल बदल, 11वीं और 12वीं। 11वीं ग्रामीण निकायों से संबंधित है
और 12वीं नगर निकायों से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, थोड़ा थोड़ा देख लेना, बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, अंदर की चीजें नहीं पढ़नी ज्यादा। संविधान के स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूं कि हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से मूल अधिकार अपनाए हैं, न्यायपालिका अपनाई है, और न्यायपालिका सर्वोच्च है, उसके लिए वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून की जांच भी करती है, उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो मूल अधिकार वाला प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि मूल अधिकार हमने कहां से लिया है, और या स्वतंत्र न्यायपालिका कहां ली है, इनमें भी ये ज्यादा पूछा जाता है मूल अधिकार। ये थोड़ा सा आप लोगों को देख लेना है, पढ़ लेना है। 1935 के अधिनियम से संघवाद को अपनाया है, मूल अधिकार अमेरिका से अपनाया है। उपराष्ट्रपति पद अभी सुर्खियों में है, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति है वो आपके इस्तीफा दिया और अभी नए उपराष्ट्रपति बने हैं 15वें। तो उपराष्ट्रपति पद हमने अमेरिका से अपनाया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से होगी। ब्रिटेन की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई, संसद की शासन प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई, कानून का जो है विधि का शासन वो वहां से अपनाया है। और आयरलैंड के संविधान से हमने अपनाया है नीति निर्देशक तत्व, जो संविधान के भाग 4 के अंदर है। और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, कनाडा से संघ की बात करना। और उसके बाद आपातकाल की बात करना तो आपके जर्मनी। फ्रांस की बात करें तो गणतंत्र और प्रस्तावना के अंदर हम स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात करते हैं, ये हो गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रश्न एक ये आता है कि समवर्ती सूची हमने कहां से अपनाई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई। रूस जो यूएसएसआर था पहले का, सोवियत संघ था, वहां से हमने मूल कर्तव्य अपनाए। तो मौलिक कर्तव्य कहां से अपनाए? सीपी राधाकृष्णन तो अभी 2 दिन पहले बने हैं 15वें उपराष्ट्रपति, ये नहीं पूछा जाएगा। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, ये पूछा जाएगा, ठीक है। जगदीप धनखड़ है वो 14वें उपराष्ट्रपति थे और झुंझुनू जिले के किठाना गांव से बिलोंग करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आपके संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से अपने। और जापान की बात करें तो विधि के शासन की बात करते हैं। अब ये बाकी वाले तुम्हें पढ़ना नहीं है, जो मैंने बताया वही सेम है, ठीक है। ये सब सेम है जो मैंने बताया था। इसमें यही मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व वगैरह ये ज्यादा पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन की बात करें तो 368 के तहत किया जाता है। और इसमें जो अभी लेटेस्ट का है, एक 42वां का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। प्रस्तावना में संशोधन, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में कुछ सारे कई सारे जोड़े गए थे। 44वां 78 का है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम लेटेस्ट है, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण से संबंधित है, याद रख लेना। और फिर ये 100 के पार वाले भी करा देता हूं थोड़े से। 100वां है वो भारत बांग्लादेश सीमा से संबंधित था। 101वां है वो जीएसटी से संबंधित था। और 106वां है वो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लोकसभा, राज्य विधानसभा में। अनुच्छेद नहीं याद करना, नहीं याद करना, ठीक है। ओके, आगे आ जाओ। खत्म, टाटा बाय बाय। आज की क्लास में इतना ही था। वापस से बता देता हूं कि संविधान का अगर आपसे भाग पूछ लेवे, भाग 1 में तो संघ के बारे में है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में है, हाँ, भाग 2 में नागरिकता के बारे में है। और उसके बाद में भाग 3 में मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और भाग 4(1) में है, जो अनुच्छेद 51(1) के अंदर है, वो आपके मौलिक कर्तव्य है। फिर आपके संघ आ जाता है, कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, 52 से लेकर 151 तक। और फिर भाग 6 है, उसमें स्टेट आ जाते हैं। तो अनुच्छेद 152 से 237 तक स्टेट की जो है आपकी राज्यपाल, उच्च न्यायालय, कार्यपालिका सब चलती है। लेकिन सेंट्रल की बात करें तो 52 से लेकर 151 टोटल 100 अनुच्छेद यहाँ हो जाते हैं। और यहाँ लगभग 80-90 अनुच्छेद इसमें हो जाते हैं। भाग 8 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9(1) के अंदर आपकी कौन सी हो जाती है? नगर पालिकाएं हो जाती हैं, ठीक है। भाग 10 में अनुसूचित जाति, ये छोड़िए, ये बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान यहाँ पर हो गया, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 के अंदर यहाँ पर चुनाव हो गया। 16 के अंदर आपातकालीन प्रावधान हो गया। 15, 16, 17, 18 के अंदर, भाग 18 के अंदर। तो ये अनुच्छेद का एक शॉर्ट ढांचा है। ये अनुच्छेद जो 20 संविधान का जो भाग 20 है,
उसमें संविधान संशोधन दिया गया है। पूरा संविधान ये है, ये पूरा संविधान है, ये पूरे फोटो एकदम बढ़िया, एकदम शानदार जो है क्लास हुई अपनी अच्छी। मुझे इस बात की खुशी है 1 घंटे की। धन्यवाद, टाटा बाय बाय। PDF टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूँ, बाकी बातों से कुछ होना जाना है नहीं। अभी तो 15-20 बार और लाइव आऊँगा एग्जाम तक, शॉर्ट से, यूट्यूब वीडियो से। 1 घंटे में सब कुछ करा दिया। देखो ज़्यादा याद क्या क्या रखोगे वो मैंने बता देता हूँ एक बार आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है ना, ताकि पता चले तुम्हें। देखो इधर ध्यान देना, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, फिर MN रॉय के द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव। उसके बाद में जो है कैबिनेट मिशन की बात करेंगे, जिसके तहत संविधान बनता है। टेलीग्राम ग्रुप चले जाओ, लिंक नीचे दिया हुआ है, PDF डाल रहा हूँ। कैबिनेट मिशन के सदस्यों के बारे में याद रख लेना। चुनाव कैसे होता है, 10 लाख की जनसंख्या पर होता है, और आज़ादी के बाद में 299 सदस्य रह गए थे। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू का याद रखना, पहली बैठक याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष याद रखना, 8 बड़ी समितियों के हेड के नाम याद रखना। उसके बाद में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये अंगीकृत कब किया गया संविधान, वो भी याद कर लेना। उसके बाद में संविधान की अंतिम बैठक, ये आपके 24 जनवरी 1950। क्या क्या अपनाया गया था, सारी चीज़ें, कितने सत्र हुए, कितनी बैठक हुई, मूल रूप से संविधान में क्या क्या था, और ये प्रस्तावना वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारे प्रस्तावना, ये संविधान के अंदर क्या क्या अनुच्छेद है, कितने भाग हैं, संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है, और ये मूल अधिकार याद कर लेना। फिर नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, भाग 4 क के अंदर, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा क्या है, शक्ति विभाजन। बोलो मेरे साथ साथ, अपने आप याद होगा, याद होना पड़ेगा। अनुसूचियाँ 12, जिसमें आपकी 5वीं, 7वीं, 8वीं में भाषा, 10वीं में दल बदलन, 11वीं 12वीं में ग्राम पंचायत और पंचायती राज। संविधान के स्रोत याद कर लेना, जिसमें मूल अधिकार मोस्ट है। ठीक है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व वगैरह। और इसके अलावा बात करूं तो मैं समवर्ती सूची है, आपातकाल वगैरह, और संविधान संशोधन और मूल कर्तव्य। अब ये जो रसिया से याद रहेगा ना सभी को, धन्यवाद। और ये पूरा ही संविधान बता दिया यहाँ पे। अब पीछे कुछ बचा है तो बता दो, ऐसी क्लास तुम्हें यूट्यूब पे कहीं मिलेगी नहीं। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, सारी क्लासें लगा दूंगा, पॉलिटी क्या, हिंदी क्या, कंप्यूटर क्या। रुको, प्लान लीक नहीं करूंगा, बहुत जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक बार 2 मिनट बात कर लेता हूँ, वैसे भी 1 घंटा हो चुका है टाइम। आप सभी साथी, दिन में भी 3500 से ज़्यादा बच्चे लाइव आए, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और कोई डाउट है तो बता दो, 2 मिनट बात कर लेता हूँ तुम लोगों से। वैसे भी वो गाँव का बाहर है, हमारे गाँव से एक बालक है, मेरे को मैसेज कर रहा है, मैं गाँव नहीं गया। मेरे पिताजी गाँव में, पिताजी ने खूब मेहनत की हम लोगों के लिए, हमें पढ़ाया लिखाया। एजुकेशन का महत्व मैं समझता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, इवन आज तक भी खेती का काम करते हैं, आज तक भी, अभी भी करते हैं। लेकिन मैंने वो प्रेशर पूरा ही घटा दिया। मैंने कहा अब आप मेहनत मत करो, आप आराम करो। तो खूब मेहनत की खेती किसानी पिछले 50 साल से। मैं जानता हूँ एक किसान मध्यम वर्ग का जो बच्चा है, उसके लिए सरकारी नौकरी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। वो अगर नौकरी में लग गया तो पूरा परिवार सुखी होगा। 55,000 54,000 पोस्ट के पीछे अगर बात करें, हर एक परिवार में 5-7 मेंबर की बात करें तो 2.5-3 लाख लोग सुखी होंगे। मैं अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लूँ आपके लिए, बाकी तो आपकी मेहनत है, मैं तो क्या ही क्रेडिट लूँ। लेकिन मैं वो दिन जानता हूँ, वो दुख भरे दिन, वो मेहनत के दिन, माँ बाप कैसे मेहनत करते हैं। मैंने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है ना। शौहरत की धूप में जलूँगा नहीं, भरोसा रखो, अभी तो मैं बहुत लंबा चलूँगा। इसीलिए कि कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम में नंबर 1 हो चुका है माइंड मैप, आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर। और पूरे राजस्थान की 10 से 20 साल पुरानी कोचिंग संस्थान को पीछे छोड़ के सिर्फ 1 साल में टेलीग्राम ग्रुप नंबर 1 हो चुका है। और यूट्यूब पे अगले साल नंबर 1 हो जाऊंगा, चिंता ही मत करो। ये सब आप लोगों का प्यार है कि आप सही कंटेंट जहाँ मिलता है, जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, आपको भरोसा हो चुका है। देसी घी में और डालडा में अंतर आपको पता चल चुका है, तो जीवन में सक्सेस हो ही जाओगे। आपको धोखा कहीं मतलब लग जाए कि यहाँ हो सकता है कि यहाँ किस तरीके से कोर्स है, वो आपका निर्णय होना चाहिए। कहाँ कोर्स ज्वाइन करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है। मैं हकीकत के बारे में बताता हूँ, जब भी आप लोग निर्णय करें